10th of August 2018, ली जॉनसन और उनके लॉयर कोर्ट रूम में ज्यूरी के वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं और उनके हर सेकंड का वेट उनकी हार्ट बीट को और फास्ट कर रहा है, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने सू किया है वो कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी मॉन्सैंटो है। जॉनसन मॉन्सैंटो को इस प्रिटेक्स्ट पे सू कर रहे हैं कि उनके वीड किलिंग प्रोडक्ट राउंडअप की वजह से जॉनसन हैज बीन डायग्नोस्ड विद अ डेंजरस फॉर्म ऑफ कैंसर कॉल्ड cutaneous T-cell lymphoma, non-Hodgkin's. फाइनली जॉरर ने अपना वर्डिक्ट रीड करना स्टार्ट किया। I will now read the verdict in the matter of Dwayne Johnson, plaintiff versus Monsanto Company, defendant. और उसके कुछ सेकंड्स बाद अनाउंस्ड कि मॉन्सैंटो मिस्टर ली जॉनसन को $289 मिलियन पे करेगी for the damages it caused him. Lee Johnson was the first man who took on a fight against Monsanto. लेकिन 2018 से 2020 तक Monsanto, जिसे अब बायर ने खरीद लिया है, उस पे ऐसे 125,000 और केसेस लगाए गए और इन सब लोगों को वो अराउंड $10 बिलियन का कॉम्पनसेशन पे कर चुके हैं। $10 बिलियन, दैट इज अराउंड 80,000 करोड़, कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या किया मॉन्सैंटो ने कि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन पे करना पड़ा? वेल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो। To put it bluntly, you're dying. Yes. The chemical company Monsanto has agreed to pay the state of Oregon $700 million. We knew that it caused cancer, but we didn't know that Monsanto knew. So if you're for transparency, why spend so much money to make sure that it doesn't happen? Protests were held in dozens of cities around the world today against Monsanto. It's got to stop. हाय गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लाउंज। आई एम इंदर कपूर और आज के एपिसोड में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अपने प्रॉफिट्स के लिए मिलियंस ऑफ पीपल को पॉइजन किया और आज भी यही कर रही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट इविल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, मॉन्सैंटो। मॉन्सैंटो को जॉन क्वीनी ने 1901 में एज अ केमिकल कंपनी शुरू किया। इनिशियली इन्होंने अपना बिजनेस सैकरिन प्रोडक्शन से स्टार्ट किया, जो कि एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है विच इज 300 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। उनके पहले कुछ कस्टमर्स में से सबसे बड़ा कस्टमर था कोका कोला, जो आज भी अपनी डाइट कोक में सैकरिन को एज अ स्वीटनर यूज करता है। लेकिन अमेरिका की सबसे पहली सैकरिन प्रोड्यूसिंग कंपनी होने के बाद भी मॉन्सैंटो काफी टाइम तक ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही थी और इसका रीजन था जर्मनी, बिकॉज जर्मनी हैड अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड देयरफॉर पूरे वर्ल्ड में जर्मनी ही इसे एक्सपोर्ट करती थी। बट दैट चेंज्ड विद द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। 1917 में यूएस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी और इन दोनों कंट्रीज में ट्रेड होना बंद हो गया। दिस मीन्स कि जर्मनी अब यूएस में सैकरिन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। इस ट्रेड पॉलिसी का पूरा बेनिफिट मॉन्सैंटो को मिला। नेक्स्ट 2 इयर्स में मॉन्सैंटो के रेवेन्यूज $80,000 से अराउंड $900,000 हो गए और इस ग्रोथ की वजह से मॉन्सैंटो बिकेम वन ऑफ द टॉप केमिकल कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बाय द 1920s मॉन्सैंटो ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और अब वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बनाने लगी और ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स, रबर या एडहेसिव की प्रोडक्शन में नहीं बल्कि मिलिट्री इक्विपमेंट में भी यूज होते थे। सो व्हाइल दीज केमिकल्स वर इन फैक्ट इंपॉर्टेंट, दे वर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। लेकिन कितने टॉक्सिक? वेल, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। 1939 तक, दैट इज वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले तक, मॉन्सैंटो हैड बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ केमिकल्स टू द यूएस मिलिट्री और 1941 में जैसे ही यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर किया, they launched a secret project called the Manhattan Project. This project was the American effort to create the world's first ever atomic bomb. इस पूरे प्रोजेक्ट में मॉन्सैंटो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था और उन्होंने इन एटॉमिक बॉम्ब्स की डेवलपमेंट के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केमिकल सप्लाई किया। एंड माइंड यू, ये वही बॉम्ब्स थे दैट वर लेटर ड्रॉप्ड ऑन टू द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। Such was the toxicity of Monsanto's industrial chemicals. और सिर्फ यही नहीं, 1965 में जब यूएस ट्रूप्स ने वियतनाम को इन्वेड किया तो मॉन्सैंटो ने यूएस को एजेंट ऑरेंज नाम की एक डेडली गैस सप्लाई की। वियतनाम को सरेंडर करवाने के लिए यूएस मिलिट्री ने 123 मिलियन गैलन्स ऑफ एजेंट ऑरेंज उनकी एग्रीकल्चरल लैंड पे स्प्रे किया। इस केमिकल ने ना ही सिर्फ उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया बट इनफैक्ट 4.8 मिलियन लोगों को भी हार्म किया।
To this day, people in Vietnam are being born with deformities all because of Agent Orange supplied by Monsanto. अब जब तक वॉर्स चलती रही, Monsanto का बिजनेस भी प्रॉफिटेबल रहा, लेकिन वॉर्स खत्म होने के बाद Monsanto की केमिकल्स की डिमांड कम हो गई, and by the 1980s, the company was struggling to survive. इस do or die सिचुएशन में Monsanto ने एक न्यू वॉर शुरू की, a war against the enemies of agricultural crops, weeds and insects. और इस वॉर के लिए they devised a new chemical weapon in the form of a herbicide called glyphosate. To give you a little context, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जब एक फार्मर कोई भी क्रॉप ग्रो करता है तो उस क्रॉप के ओपन एनवायरनमेंट में रहने की वजह से देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट ऑन द क्रॉप टू बी हार्म्ड बाय सम पेस्ट्स इन द नेचर. अब ये पेस्ट जो एक क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक इंसेक्ट भी हो सकता है और कोई अनवांटेड प्लांट भी. एंड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, फार्मर्स को कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं. इन पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है हर्बिसाइड, और ग्लाइफोसेट ऐसा ही एक हर्बिसाइड है which aims to kill weeds that threaten a crop. Monsanto was the first company in the world to have discovered the weed killing property of glyphosate. उन्हें पता था कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला सकता था, तो Monsanto ने ग्लाइफोसेट को एक नए ब्रांड नेम से सेल करना शुरू किया, कॉल्ड राउंडअप. धीरे धीरे राउंडअप वर्ल्ड में फेमस होने लगा, एंड ओवर द नेक्स्ट 2 decades राउंडअप Monsanto का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बन गया, कंट्रीब्यूटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इट्स रेवेन्यूज एवरी ईयर. और ग्लाइफोसेट के लो प्राइस की वजह से वो हर फार्मर के लिए एक एसेंशियल कमोडिटी बन गया, सो मच सो दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स वर यूजिंग इट ऑन देयर क्रॉप्स. टिल द ईयर 2000 Monsanto ने पूरे वर्ल्ड की ग्लाइफोसेट मार्केट को अकेले डोमिनेट किया, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे पेटेंट लिया हुआ था और कोई और कंपनी इसे सेल नहीं कर सकती थी. While this was a crucial factor in the success of Monsanto, it was still not all. Monsanto की सक्सेस का एक और रीजन था, GM और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स जिनकी सीड्स के डीएनए को ऑल्टर करके उनमें कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, सच एज अ प्लांट डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ हर्बिसाइड लाइक राउंडअप. लेट मी एक्सप्लेन. जीएम क्रॉप से पहले राउंडअप को सिलेक्टिवली यूज करना पड़ता था. दैट इज, इट वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड ओनली ऑन द वीड्स, क्योंकि अगर वो पूरे प्लांट पे स्प्रे किया जाएगा तो उससे प्लांट भी डैमेज हो जाता. लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जीएम क्रॉप्स, Roundup could now be used on the entire plant. Monsanto ने ये क्लेम किया कि जीएम क्रॉप से ना ही सिर्फ फार्म्स में यील्ड बढ़ेगी, बल्कि फार्मर्स राउंडअप को और भी एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे. स्लोली जीएम क्रॉप्स बिकेम अनदर बिग इन्वेंशन इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. अब फार्मर्स राउंडअप तो बाय कर ही रहे थे और उसके साथ साथ जीएम क्रॉप्स भी. और क्योंकि Monsanto ने अपने जीएम क्रॉप्स पे भी पेटेंट लिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट it was illegal for a farmer to save or reuse their seeds. मतलब every year farmers को Monsanto से new GM seeds buy करने होंगे. This ensured a stable revenue stream for Monsanto, and GMO plus Roundup became a deadly combination for them. लेकिन कुछ टाइम बाद people started noticing something odd. Farmers की बॉडी पे रैशेस होने लगे थे, और ये रैशेस नॉर्मल नहीं थे. टर्न्स आउट कि ये रैशेस एक हाईली डेंजरस कैंसर के सिम्टम्स थे, कॉल्ड द नॉन-हॉजकिंस लिम्फोमा. और यही कैंसर ली जॉनसन और उन सारे 125,000 फार्मर्स को था जिन्होंने Monsanto को सू किया. इन 2015 WHO की एक एजेंसी आयाक ने बहुत सारे एविडेंसेस स्टडी करने के बाद ये क्लेम किया कि ग्लाइफोसेट एक कार्सिनोजेनिक, दैट इज कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल है. लेकिन इन सारे एविडेंसेस और इतनी पेनल्टी पे करने के बाद भी Monsanto और रादर Bayer's top management still claims glyphosate to be safe. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really. But not really. I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. When I look at the jury verdict, it's wrong. No. It doesn't change the science. The 800 tests, it doesn't change the science. As you just saw, Bayer के VP का ये कहना है that the verdict was wrong. But शायद एक verdict wrong हो सकता है, पर क्या 125,000 verdicts wrong है? And as far as their 800 studies are
कंसर्न, मॉन्सेंटो के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ये खुद प्रूव करते हैं कि इनमें से ऑलमोस्ट 90% एविडेंस फॉल्स और करप्टेड है। एक्चुअली मॉन्सेंटो पे इतने लॉसूट्स होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने को कहा और इन पेपर्स ने मॉन्सेंटो की बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को रिवील किया, जैसे हाउ दे हैव फंडेड हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च एजेंसीज टू राइट इन देयर फेवर। इनफैक्ट इन पेपर्स ने ये भी रिवील किया कि मॉन्सेंटो में वर्क करने वाले साइंटिस्ट ने बहुत पहले ही ग्लाइफोसेट के रिस्क को डिस्कवर कर लिया था, but the company has been hiding this ever since. While some countries have started banning glyphosate, most haven't. और आज तक वर्ल्ड में इससे बेटर हर्बिसाइड डेवलप नहीं हो पाया। तो इवन दो फार्मर्स इसे यूज नहीं करना चाहते, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। What made things even worse for the farmers was that slowly Monsanto के GM क्रॉप्स की वीड्स ने राउंडअप के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली। मतलब अब वीड्स को किल करने के लिए फार्मर्स को और ज्यादा राउंडअप यूज करना पड़ेगा। इससे GM क्रॉप्स की परफॉर्मेंस खराब होने लगी एंड टू देयर हॉरर फार्मर्स ने रियलाइज किया कि एक बार GMO सीड्स यूज करने के बाद वो उस लैंड पे नॉर्मल सीड्स यूज नहीं कर सकते थे। दिस मीन्स दैट वंस दे स्टार्ट यूजिंग GM सीड्स तो उन्हें हर साल यही सीड्स यूज करने पड़ेंगे एंड दिस विल कीप देम बाइंग द सीड्स फ्रॉम Monsanto एवरी ईयर। As of 2020, Monsanto वर्ल्ड की 31% सीड मार्केट को कैप्चर कर चुका है and 90% of all GMOs in the world are controlled by them. Their ultimate plan was to make the farmer habitual and then charge high prices for these seeds. At this point, it has become extremely crucial for governments across the world to come together and stop Monsanto's growing influence, or else soon the company will engulf the entire world. Soon the company will engulf the entire world. Soon the company will engulf the entire world.